So our next topic on wave optics is interference of light. In class 11th, when you studied about waves, there you have learned about a proper law called as law of superposition. When there are two or more waves together traveling in a medium, they overlap, they superimpose with each other, and they produce one new resultant wave. So the resultant wave of two waves superimposing with each other, producing a phenomena, is interference. So what is that exactly interference phenomena, in which when two waves overlap, what is the result? What kind of waves overlap and produce interference? All that we are going to understand in this topic. Like for example, in class 11th you have done a phenomenon called as standing waves, stationary waves. Stationary waves was also a phenomenon of superposition of waves. There you had two waves, they were having same amplitude, they were traveling in the same medium, but they were traveling in opposite directions, right? Similarly, interference is also a phenomenon of superposition of two waves. So let us write down first of all what is interference. It is a phenomena of superposition of two identical waves. दो वेव्स एक जैसी वेव्स हैं, उनका सुपरपोजिशन है. कैसी दो वेव्स? व्हाट काइंड ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स हैविंग, ध्यान दीजिए अब इनमें वो सारी प्रॉपर्टीज हम लिखने जा रहे हैं जो दो वेव्स जो ओवरलैप करेंगे जिससे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने वाला है वो मेंशन कर रहे हैं. हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम. हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, almost same amplitude भी लगभग सेम, traveling in the same medium, and in the same direction. एक ही डायरेक्शन में भी चल रही है. क्या क्या चीजें होगी? ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम एंड सेम डायरेक्शन. ये सारी चीजें एक जैसी हैं, इसलिए हम आइडेंटिकल वेव्स कह रहे थे. लेकिन एक अंतर है दोनों में, बट विथ ए जीरो और ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस in a particular direction. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर हम डायरेक्शन को चूज करें तो उस डायरेक्शन में वो दोनों वेव्स जो जा रही हैं उनके पास ये सारी चीजें सेम थी. फ्रीक्वेंसी सेम थी, एम्पलीट्यूड भी सेम था. एम्पलीट्यूड सेम नहीं तो लगभग तो सेम ही था. वो सेम डायरेक्शन में थे, सेम मीडियम में थे, लेकिन वो उन दोनों वेव्स को एक ही डायरेक्शन में जाते जाते हमने कहा उनके बीच में एक फेज डिफरेंस हो सकता है. व्हाट इज दैट फेज डिफरेंस? वी विल लिटिल लेटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट. या तो फेज डिफरेंस है या फिर फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो है, मतलब नहीं है फेज डिफरेंस. या तो फेज डिफरेंस जीरो है या फिर अगर है तो वो कांस्टेंट बना रहता है, वो बढ़ जाता है घट जाता है, ऐसा नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है. अलग अलग डायरेक्शंस में वो फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए हमने लिखा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है. अगर ऐसी दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो जो फिनोमिना वेव्स का हमें मिलने वाला है उसी का नाम है इंटरफेरेंस. ओके, व्हेन टू सच waves
सुपर इम्पोज, तो क्या होता है, देयर इज ए redistribution of energy. Waves are nothing but energies. अब दो वेव्स हैं, वो अपनी अपनी एनर्जी लेकर मीडियम में आ रही थी, चल रही थी एक ही डायरेक्शन में, सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। लेकिन जब ऐसी दो आइडेंटिकल वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, अब ये दोनों वेव्स की एनर्जी उस मीडियम के पार्टिकल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। अब उस रीडिस्ट्रीब्यूशन का असर क्या होता है, उसकी वजह से होता क्या है, देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच along certain directions the amplitude of the resultant wave becomes maximum, becomes large and maximum. ठीक है, कुछ डायरेक्शंस में क्या होगा, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे कि वो जो दोनों वेव्स थी उनके एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होकर एक लार्ज एम्पलीट्यूड बना लेती है। और लार्ज किसी एक डायरेक्शन में वो लार्ज एम्पलीट्यूड का एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट भी होगा। ठीक है, along these directions the superposition को हम क्या कहते हैं, the superposition is known as कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि उस डायरेक्शन में दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है उस डायरेक्शन में हम कहते हैं कि दोनों की सुपरपोजिशन का जो रिजल्ट है वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और वो जो एम्पलीट्यूड बनता है उस डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको हम कहते हैं मैक्सिमा। The amplitude is called as maximum amplitude। जबकि कुछ डायरेक्शंस के along क्या होगा, whereas along some other directions क्या दिखाई पड़ेगा हमें, the amplitude of the resultant wave, एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, the amplitude of the resultant wave becomes 0 और मिनिमम हो जाता है, if not 0 बहुत कम हो जाता है, या फिर sometimes 0 भी हो जाता है। We will understand in the theory कि वो 0 किस कंडीशन में हो जाता है। हाँ, अदरवाइज जिस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है along these directions the superposition is known as destructive interference। हम कह रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कुछ डायरेक्शंस में उनका सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है, तो कुछ डायरेक्शन में उनका सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव उन डायरेक्शंस को कहते हैं जहां पर उनके एम्पलीट्यूड्स बढ़कर सबसे ज्यादा हो जाती हैं, और कुछ डायरेक्शंस जिसके अलोंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिजल्टेंट वेव बिकम्स मिनिमम या 0 ही हो जाती है, तो उनको हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशंस कहते हैं। तो बेसिकली इंटरफेरेंस दो तरह की है,
है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम ही होती है, मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के बीच में जो पॉसिबल और एम्पलीट्यूड्स होंगी वो भी होती हैं, वो और दूसरे डायरेक्शंस में होती हैं। मतलब दो पॉइंट्स हैं जहां से वेव्स फैल रही हैं, मे बी वो एक प्लेन पर फैल रही हैं, मे बी वो 3 डायमेंशनली फैल रही हैं। तो उन दोनों पॉइंट से जो दो वेव्स फैल रही हैं, तो कुछ डायरेक्शंस ऐसे होंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस, जिन डायरेक्शंस में उन दोनों वेव्स का जो सुपर इम्पोज होने के बाद एम्पलीट्यूड है, वो उन दोनों एम्पलीट्यूड्स, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स का सम हो जाता है, मतलब जुड़ जाती है। उन डायरेक्शंस को हम कहेंगे कि वो डायरेक्शंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली है। और कुछ डायरेक्शंस ऐसी होंगी जिन डायरेक्शंस में, उन्हीं में कुछ डायरेक्शंस ऐसे होंगे जिन डायरेक्शंस के अलाउंग या तो एम्पलीट्यूड बिल्कुल दोनों एम्पलीट्यूड्स का, जो दो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स थे उन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस नहीं हो जाता है। अगर एग्जैक्टली इक्वल हुई तो उस डायरेक्शंस में जीरो भी हो सकती है, तो उस डायरेक्शंस में मिनिमम हो जाती है। तो ये तो दो खास डायरेक्शंस हुई, बट इनके अलावा भी और बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जिन डायरेक्शंस में एम्पलीट्यूड इज नाइदर मैक्सिमम नॉर जीरो ऑल्सो। तो वहां पर भी इंटरफेरेंस हो रहा है, बट वो पार्शियली कंस्ट्रक्टिव है, पार्शियली डिस्ट्रक्टिव भी है। तो हम खास तौर से इन दो सिचुएशंस के ऊपर फोकस्ड रहते हैं कि किस डायरेक्शंस में वो मैक्सिमास बना रही हैं और किस डायरेक्शंस में वो मिनिमास बना रही हैं। मिनिमास मतलब जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, और वो डायरेक्शंस जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है उनको मैक्सिमास कहते हैं। तो ये दो खास डायरेक्शंस की हम पड़ताल करेंगे, ढूंढेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शंस होती हैं जिन डायरेक्शंस में सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, वो कौन सी डायरेक्शंस हैं जिन डायरेक्शंस में दोनों वेव सुपर इम्पोज होके डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं। इन दो डायरेक्शंस को ढूंढना हमारा बेसिकली टारगेट होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने बातें सारी मेंशन की, इसके बेसिस पर हम एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें कि कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द वेव्स टू सुपरइम्पोज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। ओके, क्वेश्चन ये होता है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, कब दो वेव्स इंटरफेरेंस शो करती हैं। कभी भी कोई दो वेव्स ओवरलैप कर जाए तो क्या इंटरफेरेंस होगा? ऐसा नहीं है। कुछ खास कंडीशंस के साथ ही जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं तभी इंटरफेरेंस ऑफ वेव हमें मिलता है। कौन कौन से हैं देखिए पॉइंट्स। सम ऑफ द कंडीशंस आर, नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज द टू वेव्स शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। The two superimposing waves should have same frequency, दोनों waves की frequency में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी दो waves हैं सेम frequency की और एक ही frequency होनी चाहिए, same frequency and a single frequency, एक ही frequency की wave होनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि कई frequencies की, एक ही frequency की wave हो और ऐसी दो waves हो जो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की हो। ऐसी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स को हम मोनोक्रोमैटिक लाइट के केस में कहते हैं। लाइट के केस में जब हम कहेंगे तो उसी को हम मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। मोनो मीन्स वन, क्रोम मीन्स कलर या वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की। सेकेंड हमने कहा ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। द वेव्स मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड, लगभग सेम एम्पलीट्यूड की दोनों वेव्स होनी चाहिए या एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम एंड सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम और सेम डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे हैं। फोर्थ, क्लोज टुगेदर, they should be close together so that they may be able to overlap। ऐसा ना हो कि एक मीडियम में उधर वेव है, दूसरी उस तरफ जा रही है, तो नॉट दैट। द टू वेव्स शुड बी ट्रैवलिंग क्लोज टुगेदर। वो जो दो सोर्सेज ऑफ वेव्स हो वो दोनों नियर बाय हो, पास पास हो, सो दैट दोनों की वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सके। सो द टू वेव्स शुड बी ट्रैवलिंग क्लोज टुगेदर और द सोर्सेज ऑफ वेव्स शुड बी क्लोज टुगेदर। ठीक है। एंड फिफ्थ, देयर शुड बी a zero or a constant
फेज डिफरेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बात जरूरी है लिखना, पर्टिकुलर डायरेक्शन, हर डायरेक्शन का फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेज डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एक डायरेक्शन में दोनों वेव्स जा रही हैं, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो उस डायरेक्शन में वो लगातार फेज डिफरेंस जीरो ही बना रहे। किसी दूसरी डायरेक्शन में दोनों वेव्स जा रही हैं, उसमें एक वेव एक ऑसिलेशन पहले चली गई, दूसरी वेव एक ऑसिलेशन के बाद शुरू हुई, ठीक है, उनके बीच में एक ऑसिलेशन का फर्क है, फेज डिफरेंस ऑफ हम कहेंगे वहां पर 2 पाई रेडियंस हम बताएंगे उसके बारे में। तो वो डिफरेंस जो है एक ऑसिलेशन का उस डायरेक्शन में लगातार एक ऑसिलेशन का ही बना रहे, तो हम कहेंगे वो कंडीशन सेटिस्फैक्टरी है, इंटरफेरेंस हो सकता है। सो द टू वेव्स शुड हैव दीज कंडीशंस। इन कंडीशंस के साथ अगर दो वेव्स ओवरलैप होती हैं तो इंटरफेरेंस पॉसिबल है। नाउ लेट अस कम टू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस इंटरफेरेंस। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस करें कि हम ये जानना चाहेंगे अब हम कि वो डायरेक्शंस जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स होती हैं, वो डायरेक्शंस जहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड्स होती हैं, वो डायरेक्शंस के अलोंग एम्पलीट्यूड मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है, और फिर एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होता है तो कितना हो जाता है, मिनिमम होता है तो कितना हो जाता है, ये सारी बातें हम डिराइव करते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। तो याद करो, आपने वेव इक्वेशंस पढ़ी थी लास्ट क्लास में, 11th क्लास में। लेट द टू वेव्स सुपरइम्पोजिंग आर, एक को मैंने लिखा y1, दूसरे को y2 लिखूंगा। क्या है उसका एम्पलीट्यूड है a1, एम्पलीट्यूड इज a1। इक्वेशन ऑफ वेव होती थी a1 साइन ओमेगा, याद करो, t माइनस एक्स अपॉन v, ये वेव इक्वेशन होती थी, ठीक है ना। एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वो माइनस एक्स अपॉन वी, मतलब वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है, और उस वेव की वेलोसिटी v है। ये थी, ये एक वेव है, ये एक वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस चली जा रही है, मतलब ये पॉइंट्स इस डायरेक्शन में एक वेव चली जा रही है, ये एक वेव y1 है, ये इक्वेशन है उसकी। उसका एम्पलीट्यूड जो है ये एम्पलीट्यूड a1 है, और वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में एक और वेव चल रही है, इसी डायरेक्शन में एक और वेव चल रही है, मे बी उसका एम्पलीट्यूड a2 है, लेकिन मैंने कहा वो एम्पलीट्यूड शुड बी ऑलमोस्ट सेम। a1 और a2 में बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम एम्पलीट्यूड की है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी होता है क्या, 2 पाई n, है ना, तो वो सेम है। तो साइन मैं ω1 और ω2 नहीं लिख रहा हूं, t माइनस एक्स अपॉन वी, वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उसी मीडियम में जा रही है, तो उसकी भी वेलोसिटी v है। लेकिन इस वेव के साथ एक फेज डिफरेंस है, वो थोड़ा पहले, या ये वाली वेव थोड़ी बाद में, कोई एक वेव थोड़ा पहले जा रही है और दूसरा थोड़ी देर बाद चल रही है, तो उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। वो डिफरेंस आधे ऑसिलेशन का हो सकता है, 1/4 ऑसिलेशन का हो सकता है, पूरी एक ऑसिलेशन का, या 4 ऑसिलेशन का, कुछ फर्क है दोनों वेव्स का एक दूसरे के साथ चलने में, ठीक है। मतलब बिल्कुल हैंड टू हैंड एक साथ चल रही है वो जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे होके चल रही है, ऐसे हो गया, ठीक है। सो दैट वे ये दो वेव्स। अब देखिए मैं इसमें एक काम करता हूं, ये जो आपको टर्म दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें ये वाला टर्म, इस पूरे टर्म को लेट मी डिनोट, क्योंकि वो बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, तो लेट मी डिनोट t माइनस एक्स अपॉन वी को मैं एक टाउ डिनोट कर देता हूं कि t इज टाइम, मस्ट बी एक्स अपॉन वी इज ऑल्सो टाइम, ठीक है ना, t टाइम है, x अपॉन v also must be time, and time minus time must be time,
तो उसको मैंने टाउ डिनोट कर दिया। बार बार वो मुझे मतलब जगह घेरेगा अभी बोर्ड पर, इसलिए मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में टाउ लिख देता हूं। तो माय फर्स्ट इक्वेशन इज देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा टाउ, ठीक है। एंड द सेकंड इक्वेशन इज y2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टाउ प्लस 5। ये दो इक्वेशंस हैं, मतलब wherever it is tau you understand it is t minus x upon b, okay, otherwise you may say कि it is not looking like a equation of a wave, इसलिए just to keep my board a little bit neat and tidy मैंने उसको short form में लिख दिया। Now these waves overlap, मतलब these two waves are traveling together in the medium and so they form a resultant wave. The law of superposition says therefore equation of the resultant wave। यहां तक कोई मुश्किल? यहां तक तो मैंने सिर्फ दो इक्वेशंस अभी अज्यूम किए कि दो वेव्स जो आपस में ओवरलैप करने जा रही हैं। ये इक्वेशंस ऑफ वेव्स क्या होती हैं, इसके लिए थोड़ा सा 11th क्लास की बुक में जाओ, दोबारा इक्वेशन ऑफ वेव कैसे निकाली गई थी एक बार जरूर देखना है, इसको 11th क्लास में जरूर बताया था आपको। तो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन सेज इट इज the sum of the amplitude where the displacements of the two waves, y is equals to y1 plus y2, ऐसा ही हमने याद करो स्टैंडिंग वेव्स में भी किया था। तो y is equals to y1 मतलब a1। अब सिर्फ मैथमेटिक्स है, देखिए मैं आगे अब फिजिक्स खत्म हो रही, थोड़ी मैथमेटिक्स आने वाली है। साइन ओमेगा टाउ प्लस a2 साइन ओमेगा टाउ प्लस 5, okay, let me do it like this. It is a1 sin omega t plus a2 sin sin a cos b ना plus cos a ये ओमेगा टाउ ब्रैकेट नहीं है, टाउ लिखा हुआ है। साइन ओमेगा टाउ कॉस 5 कॉस ओमेगा टाउ साइन 5, ठीक है। a2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो जरा, इसमें साइन ओमेगा टाउ और यहां पर भी साइन ओमेगा टाउ कॉमन करते हैं, तो यू गेट y इज इक्वल्स टू, कॉमन करने के बाद पहला एक ब्रैकेट है, देखिए a1 प्लस a2, यहां से मैंने a2 मल्टीप्लाई कर लिया, cos 5, दोनों में से कॉमन है साइन ओमेगा टाउ प्लस a2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। सी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूं, a2 साइन 5 पहले लिख दिया एंड cos ओमेगा टाउ, ठीक है, ये विजिबल है। a2 sin 5 cos omega tau। नाउ लेट, इसको मैं यही छोड़ देता हूं अभी फिलहाल, दिस इज 1 and 2, लेट अस कॉल इट एज थर्ड इक्वेशन। लेट, अब थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक लगाएंगे, देखिए क्या करते हैं हम इसमें, a1 प्लस a2 cos 5 is substituted as, देखिए a1 क्या था, a1 is amplitude of first wave, वो एक कांस्टेंट है, a2 is amplitude of the second wave, वो भी एक कांस्टेंट है, एंड 5 is a phase difference, we already said कि वो भी एक कांस्टेंट है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये पूरा एक कांस्टेंट ही है। लेट मी रिप्लेस दिस कांस्टेंट बाय अदर कांस्टेंट, सम न्यू कांस्टेंट, जैसे मतलब सपोज ये कांस्टेंट जो मैंने लिखा वो सपोज एक नंबर लाइक 32 है, जैसे ये कांस्टेंट जो है एक नंबर है तो 32 है, तो कैन आई राइट दिस नंबर 32 एज 8 into 4 प्रोडक्ट ऑफ टू न्यू कांस्टेंट्स, लाइक दैट आई एम गोइंग टू डू इट। कि सोचिए कि ये कांस्टेंट नंबर है और उसको मैंने लिखा है कांस्टेंट a into cos थीटा, a is a constant, cos theta is a constant, new constant. What are these new constants? We will just understand. मैं इस कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट के प्रोडक्ट से रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड यहां पर देखिए ये वाला कांस्टेंट,
a2 sin फाइव, ये भी पूरा एक कांस्टेंट है, इसको भी रिप्लेस किया a sin थीटा से। सो ये एक मैथमेटिकल ट्रिक है, जस्ट यू विल लर्न अबाउट दिस। मैथ्स में जरूर आपको इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने को मिलेंगे इस तरह की इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन से। लेट अस सब्स्टिट्यूट दीस टू इन इक्वेशन नंबर 3। सी आवर इक्वेशन मॉडिफाइज y इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, इसकी जगह हमने लिख दिया a cos थीटा और इसकी जगह लिख दिया हमने a sin थीटा, तो दोनों में से कैपिटल A कॉमन कर लेंगे एंड व्हाट विल बी लेफ्ट sin ओमेगा t, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट का यहां पर टर्म है टाउ, टाउ है, देखिए यहां पर टाउ है, एंड इसके साथ ये हमने लिखा cos थीटा प्लस इसकी जगह हमने लिखा यहां a sin थीटा, लेकिन a कॉमन चला गया तो यहां से बचा cos ओमेगा टाउ sin थीटा, जिससे ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन गया a sin, देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, sin ओमेगा टाउ प्लस थीटा। दैट मीन्स हमारी फाइनल इक्वेशन है a sin ओमेगा, ये टाउ था ना, नाउ लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट, ये टाउ क्या था हमारा t माइनस एक्स अपॉन v प्लस 5, मतलब हमारी फाइनल इक्वेशन भी अब वेव इक्वेशन जैसी ही दिखने लगी। ये हमारी फाइनल वेव इक्वेशन कि जब दो वेव्स, ये दो वेव्स जिसके बीच में एक फेज डिफरेंस ओमेगा टाउ, ठीक है ये टाउ है, थीटा ये थीटा है, ठीक है, तो इट इज a sin ओमेगा t। अब ओमेगा t हो गया, मैंने टाउ की सब्स्टिट्यूशन कर दी, टाउ इज t प्लस एक्स अपॉन b था, वापस हम ले आए उसको, टाउ हट गया, मतलब जस्ट टाउ को हमने सिर्फ इसलिए रखा था कि बार बार हमें वो t माइनस एक्स अपॉन b ना लिखना पड़े। सो दीज आर द टू इनिशियल इक्वेशंस, दीज टू वेव्स, जो दोनों वेव्स मैंने बताया, एक वेव का एम्पलीट्यूड a1 था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, सेम फ्रीक्वेंसी, ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड, ये a1 a2 आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन दोनों वेव्स देखिए एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे पता चलता है कि एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, कि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे पता चलता है, दोनों में माइनस एक्स है, माइनस एक्स मतलब दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें प्लस 5 जो आया है वो ये शो कर रहा है कि इसके और इसके बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है, मतलब थोड़ा आगे पीछे चल रही है दोनों वेव्स। वो फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है कि साथ साथ ही चल रही है, लेकिन वो जो भी है फेज डिफरेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट था, राइट। अब ऐसी दो वेव्स ने जब एक साथ ओवरलैप कर लिया तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन ये बनी। अब इस रिजल्टेंट वेव इक्वेशन में हमारी प्रॉब्लम ये दो चीजें हैं, क्योंकि ये दो नए टर्म्स यहां इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये a क्या है, ये थीटा क्या है। एज इट कैन बी सीन, a is actually in place of a1 and a2, as if a is the amplitude of the resultant wave, है ना। This shows that, this implies that a is the amplitude of the resultant wave। इसका मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ना तो a1 रह गया ना a2 रह गया, कुछ और ही बन गया, वो a है। लेट अस सी कि वो a है क्या। एंड थीटा, ये थीटा जो है, जैसे मैं अब अगर ये जो फाई था, अब जब इन दो वेव्स इक्वेशंस को देखते हो तो आप कहते हो फाई इज द फेज डिफरेंस, लेकिन यहां पर मैं अगर पूछूं इसमें फाई की वैल्यू है कितनी, वो 0 है, और इसमें वो फाई है, ठीक है। वो जो यहां 0 है उसको हम इस वेव का इनिशियल फेज कहते हैं, और ये इसका इनिशियल फेज है। तो इसके इनिशियल और इसके इनिशियल फेज में जो अंतर है वही फेज डिफरेंस है। तो यू कैन से ये इस वेव का आप न्यू इनिशियल फेज है, ठीक है। एंड थीटा इज द इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव। इनिशियल फेज मतलब जब वेव शुरुआत हुई, जब वेव जिस पॉइंट से चलना शुरू हुई वो किस फेज के साथ शुरू हुई। क्या उसने मीन पोजीशन से ऑसिलेशन अपना वेव का शुरू किया, क्या उसने इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन से अपना ऑसिलेशन शुरुआत की, कहीं से भी शुरू कर सकती है वेव अपना, तो वो उसकी इनिशियल फेज है। अब वो इनिशियल फेज में ही अगर अंतर है दो वेव्स के बीच में तो वही फेज डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये था फेज डिफरेंस ए एंड थीटा, ठीक है, ओके।
नाउ व्हाट इज ए एंड व्हाट इज थीटा, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज ए एंड व्हाट इज थीटा। ये ढूंढते हैं, देखिए जरा। एंड इन दोनों की वैल्यूज हमें कहां से मिलने वाली है, इक्वेशन 4 एंड 5 से मिलने वाली है। फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, इन दोनों की मदद से हम ए और थीटा निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, if I square them and add them, squaring and adding, what do we get? A1, या पहले उसको साइड इस वाले को स्क्वायर करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो राइट हैंड साइड वाला मैं लिख रहा हूं पहले a स्क्वायर कॉमन किया, साइन a स्क्वायर कॉमन किया तो ब्रैकेट में आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो है a1 प्लस a2 cos फाई स्क्वायर प्लस a2 sin फाई उसका स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके देखो जरा, a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई एंड प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। आई थिंक इतनी तो सिंपल मैथमेटिक्स है। और आगे you get a square means a is इन दोनों a1 स्क्वायर तो लीव इट एज इट इज, a2 स्क्वायर cos फाई a2 स्क्वायर sin स्क्वायर, इन दोनों से a2 स्क्वायर कॉमन किया, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो गया, प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई, a स्क्वायर था तो a लिखा तो अंडर रूट हो गया। So that is the resultant wave of amplitude of the resultant wave. Now can you see amplitude of the resultant wave जो है किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है, वो इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स पर तो डिपेंडेंट है ही, ये इस बात पर भी डिपेंडेंट है कि जिस डायरेक्शन में आप वो एम्पलीट्यूड देखना चाहते हो रिजल्टेंट वेव का, उस डायरेक्शन में फेज डिफरेंस कितना है। तो फाई था तो कांस्टेंट, बट आई सेड इट इज ए कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन बदला तो फाई बदल गया। दैट मीन्स फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए। ओके, अब a1 तो कांस्टेंट है, a2 तो कांस्टेंट है, वो तो एम्पलीट्यूड्स है दो वेव्स के, a1 a2 कांस्टेंट है, लेकिन फाई डिफरेंट डायरेक्शंस में क्योंकि डिफरेंट होगा तो इसका मतलब इस फाई के बदलने से कैपिटल ए बदलेगा। और cos फाई एक हार्मोनिक फंक्शन है जिसकी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू है, एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू है। तो किसी एक वैल्यू के लिए ए की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी और किसी एक ऐसी वैल्यू के लिए ए की वैल्यू सबसे कम भी हो जाएगी। तो वही हम कहेंगे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जहां ये मिनिमम हो जाएगी, वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, वहां हम कहेंगे वहां एम्पलीट्यूड मिनिमम है। मिनिमम मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो अभी हम ढूंढते हैं कहां पर वो मैक्सिमम होगा। और एक दूसरी चीज जो है उसी दो इक्वेशन से देखिए, इफ आई डिवाइड देम, डिवाइडिंग फिफ्थ इक्वेशन बाय फोर्थ इक्वेशन, dividing fifth equation by fourth equation, you get tan theta is equals to a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi. Means theta is tan inverse a2 sin phi upon a1 plus a2 cos phi. So this is the इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव जो बनी है जब दो वेव्स जिसमें से एक का इनिशियल फेज 0 था, दूसरे का इनिशियल फेज फाई था, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका इनिशियल फेज ये होगा, थीटा विच इज tan इनवर्स a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। ओके, तो एनी हाउ हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल ए। वैसे ही वेक्टर जैसा ही है, वेक्टर एडिशन ही तो हुआ है। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट नाउ कि वो डायरेक्शंस कौन सी हैं जहां पर ये एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा और वो डायरेक्शंस कौन सी हैं जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा।
तो हम केस 1 लेते हैं. केस 1, डायरेक्शंस along which the amplitude of the resultant wave is maximum. मतलब हम ढूंढ रहे हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो. ठीक है, दैट इज दोज डायरेक्शंस वी आर सर्चिंग वेयर ए इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. हम ढूंढ रहे हैं वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम. ए इज मैक्सिमम. तो जहां ए मैक्सिमम है वहां हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. अब जरा इक्वेशन 7 को स्टडी करो कि ए मैक्सिमम कब होगा. ए मैक्सिमम तब होगा जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सब ऐड हो जाए. नाउ यू कैन सी ए स्क्वायर, a1 स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है, ये तो ऐड ही होना है. ये भी पॉजिटिव है, ये भी अगर पॉजिटिव है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा. और साथ साथ ये पॉजिटिव होने के साथ साथ मैक्सिमम हो. भाई ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये टर्म्स में इस टर्म में ये वाला टर्म डायरेक्शंस के अनुसार बदल सकता है. ठीक है, तो ए इज मैक्सिमम इफ कॉस फाई की जो वैल्यू हो वो कितनी हो, +1. नॉट ओनली 1, +1. कॉस फाई की वैल्यू -1 भी हो सकती है ना. +1 हो कि ये टर्म पॉजिटिव रहे साथ साथ मैक्सिमम रहे. तो कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यूज +1 या -1 हो सकती हैं, लेकिन +1 के साथ ये वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी. तो cos फाई +1 होने की कंडीशन क्या है. इसका मतलब फाई शुड बी, द वैल्यू ऑफ फाई शुड बी, cos फाई 1 होता है कब, जब फाई की वैल्यू या तो 0 या फिर फाई की वैल्यू जब 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो, 6 पाई हो एंड सो ऑन. है ना. जब भी फाई की वैल्यू 2n पाई हो, जिसमें n की वैल्यू या तो 0 है या 1 है या 2 है एंड सो ऑन, whole numbers. So we say this is the condition of maxima. This is the condition of maxima. ये वो डायरेक्शन मिला जिस डायरेक्शन में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा कि जिस डायरेक्शन में फेज डिफरेंसेस इनमें से कोई हो. What do you mean कि जीरो फेज डिफरेंस है. फेज डिफरेंस जीरो मीन्स बोथ द वेव्स स्टार्टेड टुगेदर विद सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. मान लीजिए दोनों वेव्स ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, एक साथ क्रेस्ट बनाया, एक साथ ट्रफ बनाया, एक साथ फिर क्रेस्ट बनाया, एक साथ चल रहे हैं दोनों वेव्स. एक साथ क्रेस्ट पर आती हैं दोनों वेव्स, एक साथ ट्रफ पर जाती हैं, एक साथ क्रेस्ट पर आती हैं, ऐसा चल रहे. एक ने 10 ऑसिलेशंस कर ली, दूसरे ने भी उसी समय 10 ऑसिलेशंस पूरी कर ली. तो दैट इज द मीनिंग कि उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है. फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई मतलब एक वेव ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा करके आगे बढ़ चुकी है, अब दूसरी ने शुरू किया, तो एक के 10 ऑसिलेशन हो जाएंगे तो दूसरे वाले पहले वाले के 11 ऑसिलेशन हो चुके होंगे. लेकिन जब ये एक साथ मिलेंगे, चलेंगे एक साथ, आते जा रहे हैं. अब जो इसका जो दूसरा क्रस्ट होगा इसके पहले क्रस्ट के साथ ओवरलैप होगा, इसका जो दूसरा ट्रफ होगा इसके पहले ट्रफ के साथ ओवरलैप हो रहा होगा. लाइक दैट इसमें जो डिफरेंस आया वो हम कहेंगे एक ऑसिलेशन का डिफरेंस आ गया. तो अगर दो वेव्स के बीच में एक ऑसिलेशन का डिफरेंस है, 2 ऑसिलेशन का डिफरेंस है मतलब 4 पाई, 3 ऑसिलेशन का डिफरेंस है मतलब 6 पाई, कंप्लीट एग्जैक्टली पूरे कंप्लीट 1 होल नंबर्स के फॉर्म में अगर ऑसिलेशंस का डिफरेंस अगर आ रहा है दो वेव्स का, तो वो दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली सुपरइम्पोज करने वाली है. ठीक है, या तो कोई फेज डिफरेंस ना हो और हो तो कंप्लीट 1 या 2 या 3 या 4 ऑसिलेशंस का फर्क हो. तो इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. ऐसी सिचुएशन में एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा. देयरफॉर ए मैक्सिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस
a1 a2 cos phi की वैल्यू 1 रख लें तो ट्वाइस a1 a2 अंडर है ना, दैट मींस इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मींस a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट भी कर दिया, दैट मींस a मैक्स इज a1 प्लस a2। सो जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है उस डायरेक्शन में दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, है ना। अगर a1 a2 के इक्वल होता, मान लीजिए दोनों a होते, तो जिस डायरेक्शन में दोनों एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज होकर कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेंगे वहां एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड विल बी a1 प्लस a2 या डबल ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेव्स। तो ये जो हमने किया है तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हुई जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ। ओके, नोट कर लिया। इसी तरह से लेट अस टेक अप द सेकंड केस, द डायरेक्शन अलोंग व्हिच द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज मिनिमम। अब हम करते हैं मिनिमम, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन से डायरेक्शंस वो हैं जहां ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं इस बार, वी विश टू हैव अ कंडीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। अब सोचिए जरा, ये मिनिमम कब होगा, अब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये तो ऐड ही होंगे, ये तो टर्म्स ऐड ही होंगे। मिनिमम होने के लिए जरूरी है कि a की वैल्यू मिनिमम तब होगी कि ये वाला जो टर्म है जो वैरी कर सकता है ये मैक्सिमम हो और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाए तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम रखना है लेकिन विद ए नेगेटिव साइन। तो वो कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू -1 हो, नॉट 0। ठीक है, ये नहीं कि जीरो रखने पर मिनिमम नहीं होगा वो। तो कब होगा ये मिनिमम, कब होगा, फाई की वैल्यू -1 जब फाई की वैल्यू 5 हो, 180, जब फाई की वैल्यू 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई एंड सो ऑन। इसको जनरलाइज करें तो क्या होगा, 1, 3, 5, these are odd numbers. We write it as 2n minus 1 pi. With n starting with 1, 2, 3 and so on. अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए 2 1 2 minus 1 pi हो जाएगा। So this is called as the condition of minima. Condition of minima. This is your condition of minima. तो what will be the minimum amplitude? ऐसे में minimum amplitude कितना मिलेगा आपको, a minimum will be, इसी इक्वेशन में रखते हैं, cos फाई की वैल्यू -1 रख लीजिए तो रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये तो एज इट इज है, माइनस ट्वाइस a1 a2 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, it is either a1 minus a2 whole square और a2 minus a1, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रेटर है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, a1 माइनस का हम थोड़ा सा साइन ऐसा कर देते हैं, इसका मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस, a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, ठीक है। एंड इफ a1 had it been कि वो a2 के इक्वल होता, दोनों सेम एम्पलीट्यूड होते, तो उस केस में जहां मिनिमा है वहां एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट इंटरफेरेंस व्हेन एम्पलीट्यूड इज मिनिमम एट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एम्पलीट्यूड 0 होता है तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, दिख जाता है हमें, है ना। अदरवाइज जहां मिनिमम है वहां पर भी वेव है, जहां मैक्सिमम है वहां पर भी वेव है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल होगी। कि अगर दोनों एम्पलीट्यूड्स, मैंने कहा तो दोनों एम्पलीट्यूड्स लगभग सेम होने चाहिए, कि एक एम्पलीट्यूड 9 है, एक एम्पलीट्यूड 8 है, तो देखो a1 प्लस a2 कितना हुआ, 9 and 8 17 हो गया, और a1 माइनस a2 कितना हो गया, 1। अब इन दोनों एम्पलीट्यूड्स में बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, है ना। बट अगर इन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा होता, सॉरी मतलब हाँ डिफरेंस ज्यादा होता, कि एक का एम्पलीट्यूड 8 है, एक का एम्पलीट्यूड 1 है, मतलब व्हाई वी सेड कि एम्पलीट्यूड शुड बी ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं थे फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम मीडियम में चल रही है, लेकिन एक का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, एक का एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो व्हाट विल बी A1 प्लस A2 9 और A1 माइनस A2 7। मतलब जहां मैक्सिमम है वहां पर एम्पलीट्यूड 9 यूनिट्स का है, 9 सेंटीमीटर्स का है मान लीजिए, और जहां मिनिमम है वहां पर भी एम्पलीट्यूड 7 सेंटीमीटर्स का है। सो द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। तो ऐसे में इंटरफेरेंस का हमें पता नहीं चलता कि कहां पर मिनिमा बन रहा है, कहां पे मिनिमा। दैट इज व्हाई वी सेड इन इंटरफेरेंस द टू वेव्स शुड आल्सो हैव ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर एग्जैक्टली सेम है, दैट इज द बेस्ट interference pattern, because at minima their amplitudes will become 0. Right? Now you are suggested to see the figures in your books given. Interference की figures जो आपको books में दी हुई हैं, एक how on a plane wave on a surface, जैसे पानी के surface पे जो interference pattern बनता है, उसका आपको NCERT की book में diagrams दिए हुए हैं, very beautifully drawn the diagrams. तो just go through those diagrams so that आप उन डायरेक्शंस को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ कि जहां पर वो मिनिमाज हैं और जहां पर वो मैक्सिमाज हैं। लेट मी शो यू वो डायग्राम कहां है। वो डायग्राम ये है। आई डोंट नो, पता नहीं इस बुक इसमें वीडियो में दिख पा रहा है कि नहीं। Here they have shown 2 point sources. यहां 2 waves दिखाई पड़ रही हैं। ओके, ये 2 पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे होंगे, 2 point sources जहां से वेव्स चल रही है। एक देख रहे हैं आप, दोनों जगह से एक एक सर्कल ग्रो कर रहा है ना। और आप देख रहे होंगे कुछ लाइंस ऐसी हैं, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी। ये वो डायरेक्शंस हैं जहां पर आपको दिख रहा है कि वो दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो रही हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ डायरेक्शंस ऐसे भी होंगे जहां पर वो दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो रही हैं। हाँ, तो ये देखिए, जहां पर आप 2 बोल्ड लाइंस को एक साथ ओवरलैप होता हुआ देख रहे हैं, या 2 डॉटेड लाइंस को एक जगह कट करता हुआ देख रहे हैं, जहां वो 2 डॉटेड लाइंस या 2 बोल्ड लाइंस कट कर रही हैं, वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। जहां एक बोल्ड लाइन एक डॉटेड लाइन को कट कर रही है, जहां इंटरसेक्ट हो रही है, वो एक डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आप देखेंगे वो सब एक ही लाइन में आती है, सेम लाइन में है। जैसे ये वाली लाइन दिखाई पड़ रही है आपको, ये वाली लाइन वो लाइन है जहां पे 2 बोल्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव। ये वो डायरेक्शन है जहां पर फेज डिफरेंस 0 है। ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फेज डिफरेंस 2 पाई है, या फिर ये वाला भी वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फेज डिफरेंस 2 पाई है। अब इसके और इसके बीच में एक ऐसा डायरेक्शन है जहां पर आप देखेंगे लगातार उस डायरेक्शन में एक बोल्ड लाइन एक डॉटेड लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला डायरेक्शन, एक बोल्ड लाइन एक डॉटेड लाइन, मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये इन 2 कंस्ट्रक्टिव्स के बीच में एक डायरेक्शन ऐसा है जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो पानी के सरफेस पर आप ये फिनोमिना बड़ा क्लियरली होता हुआ देख सकते हैं, है ना। तो डू एन एक्सपेरिमेंट। कभी आपको ये मौका मिलता है कि किसी पॉन्ड के पास पहुंचे और उस पॉन्ड पर बिल्कुल कोई वेव्स ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो यू टेक 2 स्टोन्स। क्योंकि हम देखिए थियरी में जब पढ़ते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं थियरी में पढ़ रहे हैं, होता भी है कि नहीं होता है ना। जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं, विजुअली इसका इफेक्ट होता हुआ सचमुच देखते हैं, यू फील लाइक एनीथिंग कि अरे सचमुच होता भी है, सच जो हम पढ़ते हैं वैसा होता भी है। यस, बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने करके देखा ये एक्सपेरिमेंट। टेक 2 स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स ऑफ एग्जैक्टली सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज, और दोनों को आप अपने हाथों में एक साथ पकड़कर एक साथ दूर पानी में फेंक दीजिए। दोनों एक साथ फेंकने से ये होगा कि वो दोनों पत्थर लगभग एक जगह जाकर गिरेंगे। अगर वो सेम साइजेस के हुए तो एक जगह ही गिरेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बड़ा एक छोटा पत्थर लिया तो एक छोटा वाला दूर चला जाएगा, बड़ा वाला पास ही गिर जाएगा। तो उन दोनों से जो वेव्स जनरेट होंगी बहुत दूर दूर हो जाएंगी, ओवरलैप नहीं होंगी। इसलिए दोनों पत्थरों को ऑलमोस्ट सेम साइज से लीजिए, सेम स्पीड से जब फेंकेंगे तो सब दोनों एक ही रेंज पर गिरेंगे, है ना। थोड़ी सी प्रोजेक्टाइल मोशन भी बता देता हूं इसमें मैं। तो वो दोनों एक ही डिस्टेंस पे गिरेंगी, और जब दोनों लगभग एक ही जगह पर आसपास गिरेंगी तो 2 वेव्स जनरेट होंगी। सर्कल्स, दोनों जगह से बड़े बड़े सर्कल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। एंड जस्ट ध्यान दीजिए कि वो जहां सर्कल्स ओवरलैप हो रही हैं आपको दिखाई पड़ेगा, वो अगर सिंगल पत्थर गिरा होता तो कंप्लीट सर्कल्स बनते थे, लेकिन जब दोनों गिरेंगे तो आप देखेंगे वो सर्कल्स जब ओवरलैप हो रहे हैं वो सर्कल्स ब्रोकन है,
कहीं सर्कल पार्शियली बना फिर टूटा, फिर बना फिर टूटा, और वो जिस डायरेक्शन में टूटा वो आप देखेंगे वो स्ट्रेट लाइंस में है, जो वो सारी सर्कल्स टूटी हुई हैं. So these are directions which are directions of constructive interference या directions of destructive interference. Clear? तो ये हो गई बात एम्पलीट्यूड की. यहाँ एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं, और फिर ये टॉपिक ओवर अप करते हैं, खत्म करते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव? और उस इंटेंसिटी को हम इंटरफेरेंस में भी देखेंगे. Intensity of wave. What do we mean by intensity? किसी वेव की इंटेंसिटी का मतलब क्या? Intensity means energy. Intensity of a wave is the energy crossing per unit area per unit time through a surface normal to it. मतलब क्या है? ये एक सोर्स है, सोर्स ऑफ वेव. अब वो सोर्स ऑफ कोई मैकेनिकल वेव हो या लाइट वेव हो, कोई भी एक सोर्स है. अब इससे जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वो सब डायरेक्शंस में जा रही हैं. इधर जा रही हैं, इधर जा रही है, इधर जा रही है, सब तरफ चली जा रही है, एक साथ ट्रैवल कर रही है सब तरफ, एंड सो ऑन. आई एम समवेयर हियर, सम पॉइंट P. आई वुड लाइक टू नो कि इस सोर्स से यहां पर जब ये वेव्स पहुंचती हैं तो यहां पर इस सोर्स की वेव की इंटेंसिटी क्या है? हाउ इंटेंस इज दिस वेव? इंटेंस होना मतलब यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ समटाइम्स. अगर आपने कभी किसी लेक में जाके बोटिंग की है, आप अपनी बोट चला रहे थे, आप अपनी बोट चलाते तो आप पानी में एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते रहते हैं, एक वेव बनाते रहते हैं. माइट हैव हैपेंड कि आपकी बोट के पास से कहीं से एक दूसरी बड़ी बोट, स्टीमर वगैरह अचानक तेजी से चलाते हुए चला गया, तो वो देखा होगा आपने पानी में बड़ी बड़ी वेव्स बना देता है. एंड वो वेव्स जब आपकी बोट को हिट करता है, आपकी बोट के नीचे से गुजरता है, तो यू गेट एक्चुअली, आप डर जाते हैं कि अरे अभी मेरी बोट पलटी. सो वो वेव जो बड़ी बड़ी वेव्स थी, मतलब जिसका क्या ज्यादा था? एम्पलीट्यूड ज्यादा था, वो एक एनर्जेटिक वेव थी. वो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है. आप भी तो वेव्स बना रहे थे पानी में, लेकिन आपकी वेव से आपके आस पड़ोस की वेव बोट्स पे कोई खास असर नहीं पड़ता. लेकिन एक बड़ी बोट जब बड़ा वेव, बड़ी एम्पलीट्यूड का एक वेव बनाती है, वो बहुत डिस्टर्ब करती है ना. सुनामीज क्या होती हैं? सुनामीज आर नथिंग बट वेव्स विद वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड्स. बड़ी एम्पलीट्यूड्स की वेव्स हैं. तो लार्ज एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स हैव वेरी हाई लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी विच दे कैरी विद देम. तो उनको हम कहते हैं इंटेंस वेव्स. तो इंटेंसिटी का बेसिकली कंसर्न ही एनर्जी से है कि अगर एक वेव किसी पॉइंट सोर्स से इमर्ज कर रही है, वो पानी में चलने वाली वेव्स हो सकती हैं, वो साउंड वेव्स हो सकती हैं, वो ब्लास्ट हुआ, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसकी वेव्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की वेव है, लाइट वेव्स भी हो सकती हैं. तो ये वेव्स चारों तरफ फैल रही हैं, एंड व्हाट इज स्प्रेडिंग अराउंड इन ऑल द डायरेक्शंस इज नथिंग बट एनर्जी. मैं यहां पर हूं, ठीक है. इमेजिन कि यहां पर मेरे पास एक सरफेस है जो मैंने कुछ ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि ये सरफेस इस वेव के डायरेक्शन के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है. ये सरफेस उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर. लाइट वेव है तो लाइट रे के परपेंडिकुलर है. अब ये एनर्जी इधर जा रही है, इधर जा रही है. ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस में एनर्जी जा रही है वो मेरे इस सरफेस को हिट नहीं कर रही है. मेरे इस सरफेस पर कितनी लाइट वेव्स पड़ रही हैं? अब इसका कोई एरिया ए था, ठीक है. इस एरिया से 1 सेकेंड में कुछ एनर्जी क्रॉस हुई. अगर ये एरिया 1 होता, 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब यूनिट एरिया अगर होता, ये एरिया अगर यूनिट एरिया होता, तो उस यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में उस वेव की कितनी एनर्जी उस पॉइंट पी से गुजरी, क्रॉस हुई. सो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग. इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. इसका एरिया अगर 1 होता
पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड में, जब कि वो एरिया उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होल्ड करके रखा हुआ है आपने। क्योंकि अगर आपने इसको टेंजेंशियली ऐसे पैरेलल होल्ड किया होगा तो वेव तो ऊपर नीचे से गुजर गई, उसके थ्रू तो क्रॉस ही नहीं हुई, तब आप इंटेंसिटी नहीं नाप पाएंगे। इंटेंसिटी है लेकिन आप नाप नहीं पाएंगे, इसलिए इंटेंसिटी मेजर करने के लिए द एरिया शुड बी हेल्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्रोपगेशन, सो दैट इज इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंडेंट है? राइट डाउन द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव एट एनी पॉइंट। जैसे देखिए आपने, यू मस्ट हैव सीन कि जब आपने पानी में एक पत्थर गिराया, जहां पे पत्थर गिरा वहां तो वेव बड़ी बड़ी बनी, लेकिन दूर जाते 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, क्योंकि वही एनर्जी जो अभी इतने सर्कल में थी अब वो बड़े सर्कल में फैल गई। कि मेरे हाथ में एक एप्पल है, कितना एप्पल है? 1 एप्पल है, इसको 4 लोग घेर के खड़े हुए, चारों की नजर उस पर है, तो ठीक है भाई चारों में बांट दिया, अब कितना कितना मिला? 1/4, कम हो गया ना, क्योंकि बड़े हिस्से में डिवाइड हो गया। और उनके पीछे 8 लोग खड़े, तो उनके पास और छोटा टुकड़ा पहुंचेगा। लाइक दैट जितना बड़ा सर्कल में वो वेव फैलती चली जा रही है, या जितने बड़े स्फीयर में वो वेव फैलती चली जाएगी, पर यूनिट एरिया वो एनर्जी कम होती चली जा रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव at any point is directly proportional to the square of amplitude. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड I is proportional to a square. Intensity of a wave is directly proportional to a square, or we write I is equals to a constant k into a square. कोई एक वेव की बात चल रही है, बट हमने जो टॉपिक अभी पढ़ा उसमें 2 वेव्स थी, वी हैड 2 वेव्स, और उन दोनों वेव्स की सारी बातें सेम थी एक्सेप्ट वन फेज डिफरेंस। एम्पलीट्यूड भी लगभग सेम ही लिया था, लेट अस से एम्पलीट्यूड थोड़ा डिफरेंट थी, है ना। नाउ इफ A1 and A2 are the amplitudes of the 2 interfering waves, जो 2 वेव्स इंटरफेयर कर रही थी उनके एम्पलीट्यूड्स मान लीजिए एक का A1 था और एक का A2 था। तो एक का एम्पलीट्यूड A1 था तो उसकी इंटेंसिटी है I1 K A1 स्क्वायर, तो दूसरे की इंटेंसिटी है I2 इज इक्वल्स टू K A2 स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम है, बाकी तो हमने कुछ बदला ही नहीं, दोनों मीडियम्स के बारे में कुछ नहीं बदला, दोनों के डायरेक्शंस में कोई चेंज किया नहीं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही है। मतलब एक्चुअली इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी से भी बदल सकती थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम है दोनों के लिए, मीडियम सेम ही है, इसलिए जो चीज डिफरेंट है उन दोनों में वो है सिर्फ एम्पलीट्यूड का फर्क है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो I1 अपॉन I2 क्या होगी? इज दैट A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है। Therefore intensity of the resultant wave, जो रिजल्टेंट वेव थे हमारी, उसकी इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव I इज इक्वल्स टू K A स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव वाज A, है ना, तो K A स्क्वायर, दैट मींस I विल बी इक्वल टू K, और A स्क्वायर क्या था? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi, ये था। तो मे आई राइट इट इज I इज इक्वल्स टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस, look here, what I am doing is 2 times under root of K A1 square K A2 square, is that okay? cos phi, देखो जरा चेक करो, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा?
a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी a1 a2 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऐसा लिखकर क्या हो गया एक्चुअली, I इज इक्वल्स टू, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दिस इज I1, दिस इज I2 plus 2 times what is this quantity, this is I1, this is I2, so 2 times under root of I1 into I2 cos phi. This is the amplitude of the intensity of the resultant wave. So given the value of phi की वैल्यू गिवन हो अगर किसी डायरेक्शन की, तो हम उस डायरेक्शन की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैक्सिमास थे, अलोंग मैक्सिमास क्या हुआ था, हाँ अलोंग मैक्सिमास क्या हुआ था, अलोंग मैक्सिमास जिसमें A था A1 प्लस A2, तो वहां I मैक्सिमम हो जाएगा K A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, राइट। और इस इक्वेशन से देखिए क्या होगा, और यू कुड ऑल्सो से इट फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 4, मैं इस 4 से करता हूं अगर, और फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन 4 से भी चेक करो, आई मैक्सिमम क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस cos phi कितना हो जाएगा 1 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। यू कैन सी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ठीक है। द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, एक को इंटेंसिटीज के टर्म्स में लिखा और एक एम्पलीट्यूड। सिमिलरली मिनिमा कर सकते हैं, अलोंग मिनिमा पर क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मिनिमा, ए मिनिमा विल बी A1 माइनस A2 था, so I minimum will be K times A1 minus A2 whole square, or I minimum from equation number 4 could be written as I1 plus I2 minus 2 under root of I1 I2, है ना। What is the ratio of I maxima and I minima? K times A1 plus A2 whole square divided by K times A1 minus A2 whole square. Is that A1 plus A2 upon A1 minus A2 whole square? This is the ratio of intensities of the two maximas and minimas. Minimas and maximas जो इंटरफेरेंस में बन रही हैं उनके रेशियोज A1 plus A2 upon A1 minus A2 whole square. यहाँ तक कोई डाउट्स क्लियर है सर? So based on this you may get some numerical problems, so you will solve some problems also later on. So this is first part of interference. In the second part we will be studying, here up to here we did not talk about light. This is in general theory of interference. Interference can be interference of sound waves, interference of water waves, interference of even light waves. अब हम स्पेशली लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट में इंटरफेरेंस कैसे होता है, एंड द पर्सन हु फर्स्ट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन लाइट वाज डॉक्टर यंग. सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. Okay, interference of light. So that is all for today.